हेलो। तो आज की क्लास में हम जो बेसिक पॉइंट और स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट होता है उसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10th क्लास के अंदर एक चीज आप लोगों ने डिटेल के अंदर देखी होगी कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये होता है, पॉजिटिव वाई ये होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये होता है अपने पास नेगेटिव वाई। तो अगर कोई भी पॉइंट अपन इसके ऊपर लेते हैं, कोई भी पॉइंट अगर अपन x, y ले रहे हैं, तो एक पॉइंट है अपने पास जो किसी एक क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। क्वाड्रेंट मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो अगर दोनों एक्सिस से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है इसकी, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं y, और ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है x। मतलब पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो y के बराबर होती है और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो x के बराबर होती है अगर कोई भी पॉइंट है तो। जैसे अगर आप इसको 2,5 बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो 2 है वो 2 इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस है इस पॉइंट की, और डिस्टेंस अपन जब भी बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे। 5 जो है वो इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर मान लो कोई दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है, मान लो -3, तो मतलब सिंपल बस इतना है कि -2 जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है और x एक्सिस के वो कि y से नीचे, सॉरी x एक्सिस से नीचे और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है अपने पास, इसलिए वो थर्ड क्वाड्रेंट में गया। जो डिस्टेंस अपन लेंगे वो अपन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, साइन से ओनली क्वाड्रेंट डिसाइड होता है, उससे डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये 2 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर है अपने पास y एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस और x एक्सिस से अपने पास 2 यूनिट, सॉरी x एक्सिस से अपने पास 3 यूनिट की डिस्टेंस और y एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर है। तो कभी भी अगर कोई भी पॉइंट होता है तो अपन को ये पढ़ना आना चाहिए कि वो कौन सी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास लाई कर रहा है, क्योंकि पॉइंट की एग्जैक्ट जो पोजीशन होगी वो बार बार यूज आएगी, वो क्वेश्चंस को कई बार डायरेक्ट भी सोल्व करने में हेल्प करेगी अपनी, और जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी कर्व को तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वो किस तरफ लाई कर रहा है, ये बेसिक आइडिया अपन को। अब जैसे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये अगर x1 y1 है और ये पॉइंट अगर x2 y2 है, तो अब हमें ये तो पता है कि इनकी x एक्सिस से या y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में आपस में कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी दूरी पे लाई कर रहे हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन फाइंड कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है कि अगर दो पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 x2 y2, तो डायरेक्ट अपन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे अपन फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 को पहले ले रहे हो या x2 को पहले ले रहे हो, y1 को पहले ले रहे हो या y2 को पहले ले रहे हो, बस ये ध्यान रखना है अपन को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो कि जैसे अगर मान लो 2,5 अपने पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट अपने पास है यहाँ पे 5,1, अगर इनके बीच में अपन को डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये कितना हो गया अपने पास 25 और 25 का रूट होगा 5, तो 5 यूनिट अपने पास डिस्टेंस आ गई। अगर अपन ने 5 माइनस 2 की जगह पे 2 माइनस 5 करेंगे तो वो भी सेम आएगा, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा अपने पास माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 5 माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 और ये 5 यूनिट। तो डिस्टेंस हमेशा अपने पास सेम रहेगी, किसी भी पॉइंट को आप पहले लो या बाद में लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
तो कभी भी आप डिस्टेंस निकालनी हो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज अपन को करना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी आपको डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो, ये यूज आएगा अपने पास जब आपको 4 पॉइंट दे दे, 3 पॉइंट दे दे और ये पूछे कि ट्राइंगल किस टाइप का है, या कोई भी अगर अपने पास स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, ये चेक करने के लिए अपने पास यूज आएगा हमेशा कि किस तरह से अपन चेक कर सकते हैं कि जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो किसके कोऑर्डिनेट है अपने पास, वो अपने पास रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर जैसे मान लो ये 4 पॉइंट अगर अपन को दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट है अपने पास 1,2, इसके कोऑर्डिनेट है अपने पास 5,2, ये कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास 5,4 और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो गए 1,4। तो अगर अपन को चेक करना हो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर है या नहीं अपने पास, ये रेक्टेंगल है या क्या है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस और इनके बीच में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जरूरी नहीं हर बार अपन डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करें, वो तो होगा ही होगा, उससे तो आएगा ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोई पॉइंट डिनोट करते हैं, तो अगर मान लो अपने पास 5,2 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, 1 और 2, 1 और 4, ये 1,2 और 5,2 इनके लिए y कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये अपने पास एक लाइन में लाई करेंगे दोनों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। सेम ऐसा ही 1,4 और 5,4 के लिए y कोऑर्डिनेट सेम है तो वो एक ही लाइन में लाई करेंगे। सेम ऐसे ही अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो ये परपेंडिकुलर एक लाइन में लाई करेंगे। 5,2 और 5,4 x कोऑर्डिनेट सेम है तो यहाँ पे अपने पास सेम लाइन होगी, और सेम ऐसे ही यहाँ पे ये सेम लाइन होगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेम है 1, 1 दोनों के अंदर। तो 1,2 और 5,2 y कोऑर्डिनेट अपने पास सेम है, चेंज किसमें हुआ है, x कोऑर्डिनेट में, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, वो ही साइड की लेंथ आती है। या डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल के देखोगे तो ये आएगा कि 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट, तो क्या हो गया अपने पास ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, और जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 4 के बराबर हो गई। और 4 ही तो अपने पास 5 और 1 के अंदर डिफरेंस है, तो जो अपने पास ये लेंथ है ये 4 के बराबर होगी, तो इस वाली साइड की लेंथ 4 आ गई। सेम ऐसे ही अगर इनके बीच में अपन को डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे अब x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट के अंदर डिफरेंस देख लो। डिफरेंस का मतलब है कि कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, एक में से दूसरा माइनस करना है, साइन के साथ माइनस करेंगे अपन। यहाँ पे दोनों प्लस है तो कोई डिफरेंस, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस हो जाता अपने पास। तो 4 माइनस 2 2, तो इसकी जो लेंथ है वो 2 है अपने पास। अब इनके बीच में देखते हैं, तो y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 माइनस 2 2 आ गया। तो आमने सामने वाली जो लेंथ है साइड्स की, आमने सामने वाली साइड्स की जो लेंथ है वो अपने पास यहाँ पे इक्वल आ रही है, ये 4 4 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, और यहाँ पे बेसिक आइडिया से अपन को लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। ये ऐसा अपन इससे भी देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये एक तरह से x एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक तरह से अपने पास रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर अपने पास आमने सामने की जो साइड्स होती है वो सेम होती है। तो इस तरह से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर कई बार डिस्टेंस निकालना इजी नहीं होता, या हम जो डायगोनल है तो डायगोनल की लेंथ से भी अपन बता सकते हैं कि अगर अपने पास कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके अंदर जो डायगोनल की लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती, अलग अलग होती है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल की लेंथ है वो इक्वल होती है। तो आमने सामने वाली साइड की लेंथ बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो रेक्टेंगल ही होगा, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पैरेललोग्राम इस तरह से बनता है,
इसमें अपने पास ये और ये इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं और ये पैरेलल होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होता। तो 90 डिग्री तो स्लोप तो अपन चेक नहीं कर सकते, एंगल तो चेक नहीं कर सकते अपन हर बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो डायगोनल है, ये डायगोनल की लेंथ अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो डायगोनल होता है ये छोटा होगा, इसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो अगर डायगोनल इक्वल है तो डायगोनल इक्वल हमेशा रेक्टेंगल के अंदर होते हैं और स्क्वायर में होते हैं। इनमें डायगोनल इक्वल होते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइड्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो डायगोनल इक्वल होंगे लेंथ में। यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो डायगोनल से भी अपन डिफरेंस देख सकते हैं। जब भी आपको 4 पॉइंट दे रखे हो और ऑप्शंस के अंदर अगर अपने पास पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों है, तो ओनली साइड की लेंथ से डिसाइड नहीं होगा, फिर अपन को डायगोनल की लेंथ से भी देखना पड़ेगा कि डायगोनल की जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है। अगर डायगोनल की लेंथ नहीं निकाल सकते तो फिर हमें एंगल निकालना आना चाहिए वहां पे, इस साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है या 90 से अलग बन रहा है। 90 बन रहा है तो रेक्टेंगल है, 90 से अलग बन रहा है तो पैरेललोग्राम है। इसके कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। चार पॉइंट अपन को दे रखे हैं, 0, -1, 6, -7, -2, 3 और 8, 3। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, चेक करना है और ये बताना है कि ये किसके वर्टेक्स है। तो पहले डिनोट कर लेते हैं क्या है अपने पास, 0, -1, 6, 7, फिर यहाँ पे है -2, 3 और 8, तो यहाँ पे अगर अपन को देखना है तो ये लेंथ तो अपन को कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट अपने पास 8 -2, ये तो 10 हो गया अपने पास। और किसी के अंदर सेम है और नहीं है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन को निकालनी पड़ेगी। तो 7 - 3 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 -2, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया अपने पास √80। डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में इनके बीच में डिस्टेंस देखते हैं, तो 7 -1, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 -0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36, ये होता है अपने पास 100 के बराबर, और 100 का रूट होता है 10, तो ये भी 10 हो गया। अब देखते हैं ये वाली लेंथ, 3 -1 4 और 8 -0, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √80। अब √80 आमने सामने वाली और ये 10 आमने सामने वाले, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। तो उसके लिए अब कंफर्म नहीं है, तो अपन ने अभी तक यहाँ पे स्लोप निकालना या एंगल निकालना अभी तक नहीं सीखा, लेकिन अपन डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक डायगोनल हो गया अपने पास 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0, तो -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 का स्क्वायर 16 और ये 4, तो √20। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो √20 है। इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो 8 - 6 का स्क्वायर, 7 3 - 7, तो ये हो गया अपने पास 2 का स्क्वायर 4, 3 - 7 -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया अपने पास √20। तो ये भी अपने पास √20 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो डायगोनल की लेंथ है वो दोनों सेम है, तो डायगोनल की लेंथ अगर सेम है तो इसका मतलब जो अपने पास ये शेप है ये स्क्वायर की शेप नहीं होगी, ना ये पैरेललोग्राम की होगी, ये अपने पास यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप होगी। तो इस तरह से अपन को अगर कोई भी पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो उसका यूज करके अपन बता सकते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, या अपने पास पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर कोई भी अगर अपन को पोलर फॉर्म में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर रिप्रेजेंट करना है,
भी कोऑर्डिनेट है वो पोलर फॉर्म के अंदर अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये है, अपने पास जिसके कोऑर्डिनेट है x, y एक पॉइंट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पोलर फॉर्म के लिए अपन को दो चीजें पता होनी चाहिए। किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन अपन 0,0 जो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट, उसको अपन ओरिजिन बोलते हैं। तो इस 0,0 से अपन को ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस होती है इसको अपन r बोलते हैं। और ये जो लेंथ, ये जो लाइन है अपने पास कि ओरिजिन को इस पॉइंट से कनेक्ट करने पर जो लाइन आ रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको अपन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन को r पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। अगर आपको r पता है और थीटा पता है, जो कोऑर्डिनेट है वो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू लिख सकते हैं कि अगर ये r है, मान लो ये लेंथ अगर अपन को लिखनी है, इसको a ले लेते हैं, b, c। यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे? साइन थीटा का अगर यूज अपन करते हैं पहले, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। AC की वैल्यू पता है अपन को r, तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा अपने पास r साइन थीटा। मतलब ये जो वैल्यू है ये r साइन थीटा है। अब कोस थीटा लगाते हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास? BC अपॉन AC। AC की वैल्यू पता है तो BC, इसकी जो लेंथ है वो अपने पास r कोस थीटा। तो ये जो लेंथ है अपने पास वो r कोस थीटा होगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए अपने पास? इस पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो r साइन थीटा है, और इस पॉइंट की जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो r कोस थीटा है। तो जो अपने पास कोऑर्डिनेट हो गए वो r कोस थीटा, r साइन थीटा। ये अपने पास कोऑर्डिनेट हो गए कि इससे अपन r पता है और थीटा पता है तो डायरेक्ट अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर अपन को x y पता है तो उससे अपन इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो r है वो r किसके बराबर होता है यहाँ पे अपने पास? अंडर रूट x, y की 0,0 से डिस्टेंस निकाल लो, तो x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, ये r है। थीटा अगर निकालना है, r अपन को पता है, थीटा निकालना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास? AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। यहाँ पे अगर अपन x और y के टर्म्स में देखें तो ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे y को, क्योंकि x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट होता है अपने पास। तो AB की वैल्यू हो गई अपने पास यहाँ पे y, और BC ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा क्या हो गया अपने पास? टेन इनवर्स y बाई x। तो r और थीटा को अपन x और y के टर्म्स में लिख सकते हैं, और x और y से अपन r और थीटा निकाल सकते हैं। ये अपन को पता होनी चाहिए। तो पोलर फॉर्म में जब भी कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करने हो या दे रखे हो तो चेंज करना अपन को आना चाहिए। यहाँ पे जनरली कोई भी पॉइंट होगा तो वो अपन को या तो एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा या ऐसे दिया हुआ रहेगा कि 5,30 डिग्री। तो यहाँ पे जो 5 है ये रिप्रेजेंट करता है r को, और जो 30 डिग्री ये रिप्रेजेंट करता है थीटा को। थीटा कौन सा? ये वाला। जब आप उस पॉइंट को कनेक्ट करोगे ओरिजिन से तो वो जो लाइन होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? वो एंगल थीटा है अपना, और जो डिस्टेंस है दोनों कनेक्ट करने के बाद जो डिस्टेंस आ रही है वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो चेंज करना है वो हमें आना चाहिए, उससे कभी भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पे पोलर फॉर्म से अपन कार्टेशियन फॉर्म में, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ये पोलर फॉर्म होती है। तो पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज अपन कर सकते हैं कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट अगर दे रखे हो। जैसे अगर नॉर्मल x इक्वल टू √3 और y इक्वल टू 1 ये अगर दे रखा है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? r की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कितना है? 3, वाई स्क्वायर कितना है? 1। कितना हो गया? 2। तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब थीटा निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? y बाई एक्स। तो y बाई एक्स करेंगे तो √3, 1 बाई √3, और 1 बाई √3 कहाँ पे देता है टेन थीटा? ये देता है अपन को 30 डिग्री पे। तो अपने पास
जो आर और थीटा की वैल्यू है वो 2 और 30 डिग्री होगी। तो चेंज कर लिया अपन ने, एक्स और वाई दे रखे थे, आर और थीटा निकाल लिया। आर और थीटा अगर अपने पास आ गए तो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा से अपन को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पूरा। तो ये चेंज करना अपन को आना चाहिए। ये दे रखा है तो इससे अपन एक्स और वाई निकाल सकते हैं। ये आर की वैल्यू है अपने पास 5 यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो अगर कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो आर कोस थीटा, तो 5 इंटू कोस 30, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 इंटू साइन 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, √3/2, तो 15 बाई सॉरी √3/2 है तो 5 √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 5/। तो आर और थीटा से अपन ने एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लिया, और एक्स और वाई से अपन आर और थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो चेंज करना है वो अपन को यहाँ पे आना चाहिए कि कोई भी अगर पॉइंट है वो पोलर फॉर्म में दे रखा है तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कि अगर अपन को जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी का एप्लीकेशन है कि कभी भी आपको चेक करना है कोलिनियर है या नहीं कोई भी पॉइंट, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कन्वर्ट करके देखा जा सकता है। और कोलिनियरिटी के लिए आगे और भी पढ़ेंगे, और भी काफी सारे तरीके होते हैं कोलिनियरिटी के लिए। लेकिन उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। अगर कोई भी 3 पॉइंट है, अगर वो कोलिनियर है तो उन 3 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो एक ही लाइन होगी। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो फिर वो ट्राइंगल बनाएंगे, वो एक लाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपन को एक अलग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जैसे ही अलग लाइन ड्रॉ करनी पड़ी तो इनको कनेक्ट करते ही, इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते ही एक ट्राइंगल जरूर बनेगा। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कभी भी। तो कभी भी 3 पॉइंट है, अगर वो कोलिनियर है तो वहां से ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल बन रहा है 3 पॉइंट को कनेक्ट करने पे तो फिर वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो कोलिनियरिटी की बात करें तो ये वाले पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, इनकी बात अपन नहीं कर रहे। ये ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं अपन। तो अगर कोलिनियर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन ये कर सकते हैं, मान लो ये ए है, बी है और ये सी है। तो पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो ए है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बी है। तो जो ए सी की डिस्टेंस होगी वो, क्योंकि ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो ए सी की जो डिस्टेंस है वो ए प्लस बी के बराबर होगी। मतलब जब 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं तो 3 डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तीनों डिस्टेंस निकालोगे आप तो वहां पे कोई भी 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो रहा है तो वो पॉइंट कोलिनियर है। अगर नहीं हो रहा तो वो कोलिनियर नहीं होगी। अगर ट्राइंगल होगा कोलिनियर नहीं होगा, मान लो इस टाइप से हो गया कोई भी, तो ये 5 है, ये मान लो 4 हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये 9 तो नहीं होगी। 9 होने के लिए जरूरी है कि मैक्स टू मैक्स कि ये पूरा जब सीधा हो जाएगा, दोनों लाइनें सीधी हो जाएगी तो वो कंप्लीट एड होगा। अब क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये जो लार्ज वाली डिस्टेंस का जो सम आ रहा है उससे कम वैल्यू अपन को मिलेगी। मतलब जो दोनों का सम था उससे कम वैल्यू अपन को मिल रही है, तो कम वैल्यू अपन को मिल रही है, इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, ये एक ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो लार्ज डिस्टेंस है उसके सम के बराबर, जो सबसे बड़ी वाली जो डिस्टेंस है वो इन दोनों छोटी छोटी जो डिस्टेंस है दोनों उनके सम के बराबर आएगा हमेशा। तो कोलिनियरिटी अगर चेक करनी है अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला से तो वो कर सकते हैं अपन। जैसे अगर एक पॉइंट है 1,1, दूसरा पॉइंट है -2,7, तीसरा पॉइंट है 3,-3, ये चेक करने हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसके लिए कि डिस्टेंस निकालो पहले तीनों पॉइंट्स के बीच में। तो 3 डिस्टेंस आएगी अपने पास, उसका यूज करके अपन ये बताएंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोई भी 2 स्मॉल वाली जो डिस्टेंस का सम है वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर है या नहीं। तो अगर यहाँ पे अपन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले तो -2 -1 तो -3 का स्क्वायर, 7 -1 तो ये हो गया अपने पास 9, 6 का स्क्वायर
36, तो ये हो गया अपने पास 45, और 45 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 5, 9 बाहर आएगा तो अपने पास 3 आ जाएगा, 3√5, तो ये अपने पास डिस्टेंस आ गई। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 माइनस -2, तो 5 का स्क्वायर, -3 -7, तो -10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो 125 हो गया। 125 को अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 5, मतलब 5√5। अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर, -3 -1, तो -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया अपने पास 20, और 20 को क्या लिख सकते हैं अपन 2√5, क्योंकि 4 इंटू 5 लिखेंगे, 4 बाहर आएगा तो 2 के फॉर्म में आएगा। तो अगर अपन इन दोनों का सम करें, ये दोनों छोटी डिस्टेंस है अपने पास, इन दोनों का सम करते हैं तो 3√5 प्लस 2√5, तो इसको आप एक तरह से x समझ लो, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, तो 5x क्या है √5, तो 5√5, और ये 5√5 ये तीसरी वाली डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। मतलब ये वाला फॉर्म बन रहा है कि एक डिस्टेंस है अपने पास 2√5, ये है अपने पास 3√5, तो जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो 5√5 हो गई। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, यहाँ पे कोलिनियर हो गए। तो इस तरह से डिस्टेंस का यूज करके अपन कोलिनियरिटी बता सकते हैं अगर पॉइंट अपन को दे रखे हैं तो। फिर इसके बाद में था अपने पास सेक्शन फॉर्मूला, जो पहले भी पढ़ा होगा। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट आपको दिए हुए होंगे और एक कंडीशन दे रखी होगी कि एक तीसरा पॉइंट है कि वो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको किसी रेशियो में काट रहा है। अगर मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये कोई अपने पास तीसरा पॉइंट है, ये a मान लिया, b मान लिया, ये p है, तो ये उनको अगर मान लो अपने पास m1 और m2 कि m1 रेशियो m2 के अंदर कट कर रहा है, तो हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जो p है यहाँ पे वो इस AB लाइन को, जो AB सेगमेंट है, इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपन सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से p के कोऑर्डिनेट अपन को मिलते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा अपने पास m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या होता है, याद करने का सिंपल सा तरीका है, वैसे तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन को करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम करो कि अगर x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x वाले ही क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे कि m1 x2 से, m2 x1 से, और नीचे m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो फिर y वाले कि m1 y2 से और m2 y1 से। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से आप कोई भी जो पॉइंट है, अगर रेशियो अपन को दे रखा है, पॉइंट अपन को दे रखे हैं, तो उसका यूज करके अपन ये बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो किस रेशियो में काट रहा है, या रेशियो दे रखा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। इस वाला ये जो अपने पास सेक्शन है इसको अपन इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब ए और बी के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है पी, तो इंटरनल सेक्शन हो गया। एक एक्सटर्नल होता है, उसमें क्या होता है कि ये ए और बी है, पी पॉइंट इस बार कहीं पे बाहर लाई कर रहा है, वो इस तरफ भी हो सकता है, वो इस तरफ भी हो सकता है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने, जो पी है वो ए बी को, मतलब जो अपने पास ए पी और बीपी का जो रेशियो है, तो एपी का जो रेशियो है इस बार वो m1 हो गया, बीपी का जो रेशियो है वो m2 हो गया। एपी बीपी
m1 रेशियो m2 के अंदर p डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बीच में नहीं है, बाहर कहीं लाई कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, तो वो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। जो x1, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो जो p का x कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे वो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा अपने पास m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। सिंपल यहाँ पे बस इतना सा है, या तो अगर याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, याद अगर नहीं करना तो ऐसे समझ लो कि इसके कोऑर्डिनेट अपन ने एक्स वाई मान लिए, ये तो अपने पास इंटरनली डिवाइड कर रहा है जो बी पॉइंट है, तो उसका यूज करके अपन ये फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपन को x और y पता है, इस बार x2 और y2 नहीं पता, तो वो अपन को निकालने हैं, तो वो इस टाइप का फॉर्मूला ही बनेगा अपने पास सिंप्लीफाई करने के बाद, या डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। बस सिंपल क्या है कि जो बीच में प्लस था वो बस माइनस से रिप्लेस हो गया, बाकी सारा सेम। m1 जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं m2 छोटा वाला पोर्शन, m1 से x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, m2 से x1 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ये इंटरनल डिवीजन है। जब भी अपने पास मान लो आपने रेशियो निकाला है, m1 m2 की वैल्यू निकाली है और वो अगर माइनस आ रही है, तो माइनस आने का मतलब ये नहीं कि जो आपका आंसर है वो गलत है, उसका मतलब सिंपल सा इतना है कि वो जो सेक्शन है, जो सेक्शन फॉर्मूला अपन ने लगाया है उससे जो रेशियो अपन को मिला है वो नेगेटिव में मिला है, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नली अपने पास वो पॉइंट लाई कर रहा है, वो ए और बी के बीच में लाई नहीं कर रहा। अगर पॉजिटिव है तो वो इंटरनल डिवीजन है, नेगेटिव है तो वो एक्सटर्नल डिवीजन है। रेशियो, अगर रेशियो की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो नेगेटिव है तो एक्सटर्नल, अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो और इस फॉर्मूले से, इससे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आप रेंडमली अगर सब जगह पे ये लगाओगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बस एक्सटर्नल जब डिवीजन होगा तो m2 की जगह पे माइनस m2 रख देना, ठीक। इसके क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो जैसे अपने पास एक पॉइंट है a 2,1 और b पॉइंट है 5,3 और ये बोल रखा है कि अपन को एक लाइन है ये ए बी, ये एंड पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है कि ट्राई सेक्शन हो रहा है, इस लाइन का ट्राई सेक्शन हो रहा है, इक्वल ट्राई सेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में ये लाइन डिवाइड होगी। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके निकालने। मान लो अगर ये सी है ये डी है, तो सी और डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सी और डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बस ये बोल रखा है कि ट्राई सेक्शन हो रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये रेशियो 1 है, ये रेशियो भी 1 होगा, ये रेशियो भी 1 होगा। तो अगर अपन सी के लिए देखेंगे तो ये 1 रेशियो, ये 1 + 1 2 रेशियो, तो यहाँ पे सी के लिए जो m रेशियो n है वो 1 रेशियो 2 हो गया, या m1 रेशियो m2 है वो 1 रेशियो 2 हो गया। डी के लिए देखोगे तो 1 और 1 2, तो इसके लिए ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो अब अपन को रेशियो दे नहीं रखा था, लेकिन वो यहाँ पे छुपा हुआ था कि वो अपन को यहाँ पे फाइंड करना है कि किस तरह से अपन क्वेश्चन को पढ़ के ये आइडिया लगा पाते हैं कि जो रेशियो है वो रेशियो क्या है। तो अगर सी फाइंड करना है अपन को, तो सी के लिए ये 1 रेशियो 2 हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास 1 × 5, 2 × 2 4, और नीचे दोनों का सम 1 + 2। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 × 3 3, 2 × 1 2, और नीचे 1 + 2। ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए। डी के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो डी के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, डी के लिए अब चेंज हो जाएगा, डी के ये वाला जो रेशियो है ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 2 × 5 10, 1 × 2 2, फिर नीचे 2 + 1, 2 × 3 6, 1 × 1 1, नीचे 2 + 1। तो ये सी और डी के कोऑर्डिनेट आ गए डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा अपने पास 9 9/3 3,
5/3 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 12/3 4 7/3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास सी और डी के। ये जो सी और डी है तो ये अपने पास अगर आप देखोगे यहाँ पे ए सी वो इक्वल आएगी क्योंकि ये अपने पास इक्वल सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। जो सी और डी है वो इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो लेंथ आएगी अपने पास ए सी की, सी डी की और बी डी की, वो तीनों बराबर आएगी अपने पास यहाँ। फिर अगर अपन को पॉइंट दे रखे हैं तो उसका यूज करके अपन एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, एरिया स्क्वायर का निकाल सकते हैं, एरिया रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, सबका निकाल जा सकता है अगर फॉर्मूले आपको पता है तो। कि अगर मान लो इस टाइप से ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के अलग अलग तरीके हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट होता ही है, आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइड्स की अगर वैल्यू है तो। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने काफी सारे तरीके पढ़े थे, उनका भी यूज कर सकते हैं अपन। 1/2 ए बी साइन सी के फॉर्म में अपन ने निकाल लेते। यहाँ पे अपन उनका यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं दे रखा, ना साइड की लेंथ दे रखी है अपन को, ना कोई हाइट दे रखी है, ओनली अपन को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। इनका यूज करके अपन को एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। जो एरिया की वैल्यू होती है वो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये डिटरमिनेंट होता है। और ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन हमें पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एरिया पॉजिटिव होता है तो ये जो वैल्यू है ये अपन को मॉडुलस के अंदर लेनी होगी। ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिटरमिनेंट 11th में नहीं है लेकिन 12th में है। 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन ओपन कैसे करते हैं ये अपन को आना चाहिए। कोई भी डिटरमिनेंट अगर है, जनरली जो यूज होगा वो 3/3 वाला, मतलब जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। यहाँ पे 3 कॉलम है और 3 रो है, तो इसको ओपन कैसे करते हैं ये अपन को आना चाहिए। इसके लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ पे जो 1 1 1 2 ये लिखे हैं ये इनकी पोजीशन के हिसाब से लिखे हैं। जैसे ये फर्स्ट वाली रो है तो सबका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कॉलम है तो यहाँ पे जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सबका 1 है। ये सेकंड कॉलम है तो सबका सेकंड एलिमेंट है वो 2 है। ये थर्ड कॉलम है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सबका 3 है। ये थर्ड वाली रो है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है तीनों का वो 3 है अपने पास। इसको ओपन करने का जो तरीका है वो ऐसा होता है कि A11 ये अपन ने लिया A11, ये अगर अपन ने एलिमेंट लिया है तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, तो ये कॉलम हटा दो ये रो हटा दो पूरी, बाकी जो बचा ये 4 एलिमेंट बचे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई अपन हमेशा इस तरह से करते हैं कि पहले ये वाला फिर ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा A22 माइनस A3 A22 A33 माइनस A23 A32, फिर उसके बाद में लिखा जाएगा A12 जो ये सेकंड वाला एलिमेंट है। अब सेकंड वाला एलिमेंट अपन ने लिखा है तो इसमें क्या है, रो फर्स्ट है तो फर्स्ट रो हट गई, सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम हट गया, ये 4 एलिमेंट अपने पास बच गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो A21 है वो A33 से मल्टीप्लाई होगा, तो A21 A33, फिर ये A23 है ये A31 से, तो A23 A31, फिर लिखा जाएगा A13 जो थर्ड वाला एलिमेंट है। इसमें क्या है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो हट गई, थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम हट गया, ये 4 एलिमेंट बच गए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 A32 से मल्टीप्लाई होगा, तो A21
A32 से मल्टीप्लाई होगा, A22 A31 से, A22 A31 से, बीच में माइनस है, बीच में माइनस साइन रहेगा यहाँ पे हमेशा। अब यहाँ पे भी कुछ साइन रहता है, यहाँ पे साइन अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि ये प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस फिर माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट होगा फिर ये अल्टरनेट चलता जाता है, तो ये प्लस रहेगा यहाँ पे, ये माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा। जब आप डिटरमिनेंट डिटेल के अंदर पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि डिटरमिनेंट को जब अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये -1 की पावर i प्लस j होता है, मतलब इनका सम होता है। तो अगर अपने पास -1 की पावर 1 + 1 है तो -1 की पावर 2 मतलब +1 हो गया, तो इसलिए प्लस का साइन। -1 की पावर 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3 है तो माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस। -1 की पावर 1 + 3 4, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन। तो ये इन दोनों के हिसाब से डिसाइड होता है, अगर दोनों का जो सम है वो अगर इवन है तो प्लस का साइन होगा, ओड है तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे ओड आता है इसलिए अपने पास ये माइनस का साइन है, बाकी में प्लस का साइन है। तो ये भी ऐसे ही ओपन होता है। तो इससे अगर आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके देखोगे, ओके, और ये माइनस वाला साइन अंदर भेज दोगे तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आती है इसकी वो आती है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस y1, तो यहाँ पे आएगा अपने पास x3 माइनस x2 y1, यस। फिर इसके बाद में आएगा अपने पास, सॉरी, ओके, इसके रेस्पेक्ट में अपन ओपन कर लेते हैं। x2, ये रहेगा अपने पास y3 माइनस y1 प्लस x3, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास y1 माइनस y2। तो इस तरह से फॉर्मूला आता है। डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x1 x2 x3 है, अंदर कहीं पे भी x नहीं है, अंदर ओनली y वाले कोऑर्डिनेट है। तो अंदर जो भी हैं तो वो दो के डिफरेंस चल रहे हैं, यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ रहा है। पैटर्न अगर आप देखोगे तो 1 2 3 मतलब साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो 2 और 3 आएगा यहाँ पे, अगर 2 है बाहर तो 3 और 1 आएगा, अगर बाहर 3 है तो 1 और 2 आएगा। ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है अपने पास, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, साइक्लिक फॉर्म में अपने पास हमेशा चलता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, जो वैल्यू आएगी वो अपन को हमेशा प्लस लेनी है, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो अगर अपन को वर्टेक्स दे रखे हैं, 3 वर्टेक्स अपन को दे रखे हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो उसका यूज करके अपन एरिया यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड करना आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन ओनली ट्राइंगल के लिए ही फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग शेप के लिए भी अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन को इस टाइप की कोई शेप दे रखी है, ये अपन को दे रखे हैं, चारों वर्टेक्स दे रखे हैं, तो अपन क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों का सम कर देंगे। तो पूरी शेप के लिए अपन ने एरिया निकाल लिया। तो अलग अलग शेप के लिए भी अपन एरिया निकाल सकते हैं। कहीं पे मान लो एक से ज्यादा ट्राइंगल बन गए, इस टाइप से और बन गया, तो ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, तीनों का सम कर दिया, तो पूरा एरिया अपन को मिल गया। तो ये अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये इसी की एप्लीकेशन है कि अगर अपन को 3 पॉइंट दे रखे, 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर दे रखे तो उसका यूज करके अपन एरिया कैसे निकाल सकते हैं। बाकी आगे जो भी है वो कॉमन सेंस है, सबके अलग अलग फॉर्मूले अपन नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला अपन ये एक ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में है अपने पास कुछ ट्राइंगल के ही कॉन्सेप्ट है, कुछ सेंटर्स। ट्राइंगल के अंदर अलग अलग सेंटर होते हैं। डिटेल के अंदर आपने ये ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है आगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसके अंदर डिटेल में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे अपन को उतना यूज नहीं आएगा, कुछ बेसिक बेसिक चीजें अपने यूज आएगी यहाँ पे। बेसिक के अंदर सेंट्रोइड अपन को पता होना चाहिए। तो सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर अपन को ये दे रखा है कि x1 y1 x2 y2,
x3 y3। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको g से डिनोट करते हैं और उसको अपन सेंट्रोइड बोलते हैं। तो जो g के कोऑर्डिनेट आते हैं वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये अपने पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आते हैं। तो कभी भी अगर अपन को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो डायरेक्टली उस कोऑर्डिनेट का यूज करके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से सीधा अपन सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होगा अपन को। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अपन तीनों का सम, एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, और वाई के लिए अपन तीनों का सम वाई कोऑर्डिनेट का डिवाइड बाई 3। तो ये तो सेंट्रोइड है अपने पास, जो जी है यहाँ पे वो सेंट्रोइड है। अब मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो मान लो अगर ये नहीं दे रखे, मीडियन की इक्वेशन अगर अपन को दे रखी है, कोई भी दो मीडियन की इक्वेशन दे रखी है, तो उनको सिंप्लीफाई करके, एक मान लो ये मीडियन है, दूसरी ऐसी मीडियन, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये ही सेंट्रोइड है, तो उनको भी सिंप्लीफाई करके अपन एलिमिनेशन मेथड हो गया या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, उससे भी हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उनका वो ही अपना सेंट्रोइड है। तो अगर वर्टेक्स नहीं दे रखे तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वर्टेक्स दे रखे डायरेक्ट अपन इसका यूज करेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो तो अपन आगे देखेंगे, क्वेश्चंस काफी सारे इन कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। दूसरा है अपने पास इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, कोई भी अगर अपने पास यहाँ पे ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल के अंदर जो अंदर सर्किल बनेगा अपने पास, उस सर्किल का जो सेंटर है वो अपने पास क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा अपने पास। तो इसके लिए अपन को ए के कोऑर्डिनेट दे रखे मान लो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे x3 y3। इसके कोऑर्डिनेट निकाल दे। इन सेंटर को अपन i से डिनोट करते हैं। इन सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है वर्टेक्स से जाए, उसका कोई जरूरी नहीं है। मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और वर्टेक्स से जाती है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वर्टेक्स से नहीं जाता लेकिन परपेंडिकुलर होता है, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं। तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन को निकाल दे, लेकिन इसके लिए अपन को चाहिए साइड्स, ये जो साइड की लेंथ है अपने पास। तो ए के सामने वाली जो साइड है अपने पास उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बी के सामने वाली साइड की जो लेंथ होती है उसको अपन स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को अपन स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आई के कोऑर्डिनेट आएंगे अपने पास, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, वो आएंगे अपने पास x1 a, x2 b, x3 c अपॉन a प्लस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट आएगा अपने पास y1 a, y2 b, y3 c अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। तो अगर अपन को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनका यूज करके अपन डिस्टेंस निकालेंगे, तो साइड की लेंथ आ जाएगी अपने पास। साइड की लेंथ अगर आ गई तो उसका यूज करके अपन और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से अपन इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और अगर अपन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रखी है तो उनको तो एलिमिनेशन मेथड हो गया या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, उसका यूज करके अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही अपना यहाँ पे इन सेंटर है। तो ये चीज अपन को यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में होता है अपने पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए इससे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर कैसे अपन निकाल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर है वो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो एल्टीट्यूड की अगर अपने पास इक्वेशन है, एल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स से जो अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सामने वाली साइड से, इसकी इक्वेशन अगर इनकी इक्वेशन है तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही अपना ऑर्थो सेंटर है। तो तीन एल्टीट्यूड होंगे तो तीनों का एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो ही अपना ऑर्थो सेंटर होगा। तो यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेट से ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है ऑर्थो सेंटर के लिए। फॉर्मूले दो के लिए होते हैं, इन सेंटर और सेंटर के लिए। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होगा। फॉर्मूला अगर है भी कहीं पे लिखा हुआ तो वो आपको याद नहीं करना। कॉन्सेप्ट अपन को पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फिर ऐसे ही एक सेंटर वगैरह वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उनको अवॉइड किया जा सकता है अभी। फिर उसके बाद में है
लोकस। लोकस के अंदर सिंपल अपन कोई भी पॉइंट है उसका पाथ क्या होगा वो अपन फाइंड करते हैं, तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला होता है, फिक्स फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके अपन फाइंड कर सकते हैं कि वो अपने पास किस पाथ को फॉलो करेगा, या उसको सेटिस्फाई करवा के अपन इक्वेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंपल अपन को कंडीशन लगानी पड़ेगी, कंडीशन का यूज करके बताना पड़ेगा कि वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। कि जैसे अगर मान लो अपन को ये दे रखा है कि कोई भी पॉइंट है, वो एक फिक्स पॉइंट दे रखा है अपन को, ये फिक्स पॉइंट मान लिया अपन ने 2,7 है, इससे एक डिस्टेंस पे है, मान लिया 10 है, तो इस पॉइंट का क्या लोकस होगा अपने पास, वो लोकस अपन को निकालना है कि वो क्या पाथ फॉलो करेगा अपने पास, तो उसकी इक्वेशन आएगी। अब वो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो जरूरी नहीं अपने पास हमेशा लीनियर फॉर्म में आए या स्क्वायर के फॉर्म में आए, वो कैसे भी आ सकती है अपने पास, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का अपने पास पाथ फॉलो कर रहा है। तो अगर मान लो पॉइंट है तो वो वेरी करेगा, फिक्स पॉइंट होता तो लोकस नहीं होता, फिर अपने पास तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकाल पाते। यहाँ पे अपने पास लोकस है, इसका मतलब लोकस निकालना है मतलब वो एक पाथ फॉलो करेगा, तो एक कुछ कर्व टाइप का बनाएगा। अगर वो अपने पास इस पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है इससे 10 यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो वो इधर हो सकता है, तो वो इधर भी हो सकता है 10 यूनिट, तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जो इनका जो पाथ बन रहा है अपने पास, वो अपन को निकालना है। तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट जिसका पाथ अपन को निकालना है, वो मान लो अपन ने h, k ले लिया, तो h, k की वो कहीं पे भी हो सकता है, h, k उसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा 10 के बराबर रहेगी। ये अपन को यहाँ पे दे रखा है, तो h -2 का होल स्क्वायर प्लस k -7 का होल स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर रहेगी, ये 10 के बराबर रहेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कंडीशन अपन ने लगा दी, अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो रूट हटाएंगे, यहाँ पे तो रूट हटेगा तो h -2 का स्क्वायर k -7 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। अब कभी भी अपन लोकस की इक्वेशन निकालते हैं तो वो हमेशा x और y के फॉर्म में आती है, तो आप h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से। जरूरी नहीं हर बार आप h और k ही मानो, आप x1 y1 भी मान सकते हो, आप p और q भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे h को उठाएंगे अपन x से, तो h रिप्लेस हो जाएगा x से, k रिप्लेस हो जाएगा अपने पास y से, तो x -2 का स्क्वायर प्लस y -7 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई किसी कर्व की। यहाँ से तो सीधा सीधा अपन को दिख रहा है ये किसकी इक्वेशन है, ये इस टाइप की इक्वेशन सर्किल की होती है, लेकिन अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई इश्यू नहीं। ये जो पाथ है अपने पास, सर्किल का जो पाथ है, जो सरकमफ्रेंस है, उस पे कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है अपने पास, वो उस पूरे पाथ को ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो हर पॉइंट पे, उस सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी कि 2,7 से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा 10 के इक्वल होगी। तो ये ही अपने पास वो लोकस की इक्वेशन है उस पॉइंट के लिए, कि उस पॉइंट का पाथ क्या है, ये अपने पास उस पॉइंट का पाथ है। ठीक है, या इस टाइप से हो सकता है अपने पास कि कोई अपन को यहाँ पे सीढ़ी दे रखी है कि वो यहाँ पे अपने पास फिसल रही है, तो वो फिसल रही है तो वो अपने पास कैसे भी हो सकती है। तो उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं a, b, उसका अपन को यहाँ पे लोकस निकालना है। a, b लो या h, k ले लो, कुछ भी ले सकते हैं अपन, उसका अपन को लोकस निकालना है। और इसकी इस CD की जो लेंथ है वो अपन को दे रखी है, वो 5 के बराबर है, कि वो लेंथ है वो फिक्स है, CD है, तो जो मिड पॉइंट का अपने पास लोकस है वो क्या होगा, वो अपन को निकालना है। लेंथ है वो फिक्स है 5, बाकी सब चेंज हो रहा है। तो कोई भी जनरल फॉर्म अपन ले लेते हैं, तो मिड पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा अपने पास। h को मान लो, h के ले या अपन a, b ले, a, b ले लेते हैं। तो अगर ये a, b है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे, ये जो अपने पास x एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। जहां पे भी कोई पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा,
एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो अपने पास 2a, 0 हो जाएंगे। वो इसलिए हो रहे हैं कि अगर 2a आप नहीं लोगे, मान लो आपने नहीं पता अपन को क्या है इसके कोऑर्डिनेट, तो अपन ने ले लिया यहाँ पे मान लो x1, 0, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए 0, y1, तो ए बी तो अपने पास मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट में क्या होता है कि x1 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू a, सेम ऐसे ही 0 प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू b। तो यहां से क्या आ गया अपने पास कि x1 इक्वल टू 2a और y1 इक्वल टू 2b, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास 2a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास 0, 2b, मतलब ये कोऑर्डिनेट अपन को मिल गए। अब ये कोऑर्डिनेट अगर अपन को यहाँ पे मिल गए तो हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। लाइन की इक्वेशन तो अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो चेंज होगा ना, ए और बी के हिसाब से चेंज होता जाएगा अपने पास। हमें तो मिड पॉइंट का पाथ निकालना है, तो यहाँ पे अपन को लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी, लाइन नहीं है, ये CD है अपने पास, तो ये तो इससे आगे तो जा ही नहीं रही ना लाइन, तो इससे भी आगे चली जाएगी। अपन को तो इसका पाथ निकालना है, इसका लोकस निकालना है। तो इसके लिए कंडीशन अपन ये लगा सकते हैं कि जो लेंथ अपन को 5 दे रखी है, तो वो लेंथ क्या है अपने पास, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो है, तो ये हमेशा फिक्स होगी, चाहे से ये 2a कहीं पे भी जाए अपने पास और ये 2b कहीं पे भी जाए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 5 होगी, लेंथ नहीं बढ़ पाएगी यहाँ पे CD की, अगर नॉर्मल CD है तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास कि 2a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये लेंथ है, ये 5 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे a और b इक्वेशन a और b के टर्म्स में ही है, लेकिन अपन को हमेशा लोकस की इक्वेशन x और y के फॉर्म में चाहिए। तो जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है a, उसको अपन x से रिप्लेस करेंगे, दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको अपन y से रिप्लेस करेंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 25, डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 4। तो ये अपने पास यहाँ पे लोकस की इक्वेशन आ गई, ये अपने पास उस मिड पॉइंट की इक्वेशन आ गई, जो इस CD का मिड पॉइंट है, जो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो ये अपना यहाँ पे लोकस आ गया। तो सिंपल यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता लोकस का, फिक्स कोई भी फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल बस बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी पॉइंट जिसका भी लोकस निकालना है उसको आप h, k मान लो, a, b मान लो, x1, y1 कुछ भी मान लो, और जो कंडीशन है, जो कंडीशन चेंज नहीं हो रही वो कंडीशन यूज कर दो, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ही लोकस की इक्वेशन है। उसके अलावा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि लोकस तो एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कर्व तो जो कर्व है वो तो कैसा भी हो सकता है, वो तो लाइन भी हो सकती है, वो सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, कुछ भी हो सकता है वो तो उसको फिक्स कैसे कर पाओगे आप एक फॉर्मूले से? तो वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है अपने पास। ओके, तो आज अपन यहीं तक करेंगे, उसके अलावा जो आगे लाइन वगैरह का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है तो इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो NCERT है या NCERT एग्जाम्पलर है उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।